नमस्कार। आज हम एक ऐसे विश्लेषण पर चर्चा करने वाले हैं जिसने लिटरली इतिहास की धारा को पूरी तरह बदल कर रख दिया। ये एक ऐसी कहानी है जहां समुद्र की गहराइयों में एक खतरनाक शतरंज खेली गई। एक ऐसा हाई स्टेक्स टैक्टिकल ड्यूल जिसमें चली गई हर एक चाल देश के भविष्य को तय कर रही थी और जिसने जीत और हार के मायने ही बदल दिए। 93,000। अब ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। सोचिए, इतने सैनिकों ने एक साथ आत्मसमर्पण किया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से दुनिया ने सच में इतना बड़ा मिलिट्री सरेंडर कभी देखा ही नहीं था। इस एक आंकड़े को सुनकर ही 1971 के संकट के विशाल पैमाने और इसके परिणामों का अंदाजा लग जाता है। लेकिन यहां तक पहुंचने का रास्ता कैसा था? तो आखिर ये सब हुआ कैसे? कैसे एक खुफिया अंडर वाटर बैटल और एक ऐसे फैंटम यानी मायावी एयरक्राफ्ट कैरियर ने, जो दरअसल वहां था ही नहीं, इस ऐतिहासिक सरेंडर की नींव रखी? ये बिल्कुल एक कैट एंड माउस एस्पियोनाज थ्रिलर जैसी स्थिति थी जिसने दुश्मन के होश उड़ा दिए थे। पहला भाग 1971 का संकट। मार्च 1971 का समय। जियोपॉलिटिकल प्रेशर अपने चरम पर था और इमीडिएट मिलिट्री इंटरवेंशन की आवश्यकता महसूस होने लगी थी। स्थिति कितनी गंभीर थी इसका अनुमान इस संख्या से लगाइए। 90 लाख से ज्यादा रेफ्यूजीज। जैसे जैसे बॉर्डर पार करके लोग शरण लेने आ रहे थे, एक अत्यधिक दबाव बन रहा था। इसने लगभग $700 मिलियन का आर्थिक बोझ खड़ा कर दिया था, जो उस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट का करीब 4% था। यह एक ऐसी स्थिति थी जिसने डेमोग्राफिक्स और आर्थिक ढांचों पर भारी संकट ला दिया था। इंटरवेंशन करना अब अनिवार्य हो चुका था, लेकिन सीधे युद्ध शुरू करने के बजाय बिल्कुल अलग तरीके अपनाए गए। दूसरा भाग ऑपरेशन एक्स और सप्लाई डिस्ट्रप्शन। देखिए, हवाई रास्ते तो पहले ही बंद किए जा चुके थे, तो अब ईस्ट पाकिस्तान तक पहुंचने वाली समुद्री सप्लाई लाइंस को काटना सबसे जरूरी था। और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सब कुछ एक सामान्य से रेडियो सिग्नल पर निर्भर कर रहा था। 15 अगस्त 1971 की रात को रेडियो पर 2 प्री डिसाइडेड गाने बजाए गए। ये सिर्फ गाने नहीं थे, बल्कि एक ट्रिगर था। इसे सुनते ही सीक्रेट कैंप C2P में ट्रेंड मुक्ति बाहिनी कमांडोज ने अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया। इन्होंने अंधेरे में अंडर वाटर स्विम करके वेसल्स के नीचे मैग्नेटिक लिम्पिड माइंस लगा दिए। और इस ऑपरेशन का असर देखिए, 19,000 टन इतनी भारी मात्रा में अस्त्र, शस्त्र और एम्यूनिशन एक ही दिन में तबाह हो गए। MV अल अब्बास और MV हॉर्मोज जैसे जहाज उड़ा दिए गए। इसने विरोधी के लॉजिस्टिक्स की कमर पूरी तरह से तोड़ दी। लेकिन इस तबाही के तुरंत बाद एक और नई चुनौती सामने आ खड़ी हुई। तीसरा भाग INS विक्रांत पर निशाना। फोकस अब इस शतरंज के सबसे महत्वपूर्ण मोहरे पर शिफ्ट होता है। दोनों तरफ की ताकत कितनी एसिमेट्रिकल थी, ये समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ था INS विक्रांत, जो किसी चलते फिरते शहर जैसा बड़ा एयरबेस था। उस पर 20 से 25 फाइटर जेट्स ऑपरेट करते थे, लेकिन आकार में इतना बड़ा होने के कारण ये वल्नरेबल भी था। इसके ठीक विपरीत विरोधियों ने एक स्टेल्थी लॉन्ग रेंज सबमरीन डिप्लॉय की, PNS गाजी। ये सबमरीन पहले अमेरिका के पास थी और बाद में लीज पर आई थी। तो मुकाबला था एक बहुत बड़े कैरियर और एक अनसीन अंडर वाटर थ्रेट के बीच। PNS गाजी को लीड कर रहे कैप्टन जफर मोहम्मद खान को टॉप सीक्रेट सील्ड ऑर्डर्स दिए गए थे। इन ऑब्जेक्टिव्स में डायरेक्शंस बिल्कुल साफ थी। पहली प्राथमिकता मद्रास पहुंचकर INS विक्रांत को डुबाना, और अगर किसी वजह से ये संभव ना हो तो दूसरा विकल्प था विशाखापट्टनम पोर्ट के आसपास माइंस बिछाना, ताकि वहां आने जाने वाले जहाज तबाह हो सकें। चौथा भाग द ग्रैंड नेवल डिसेप्शन। कैरियर को टारगेट किए जाने की जानकारी मिलते ही वाइस एडमिरल N कृष्णन ने एक लाजवाब इंटेलिजेंस ट्रैप बिछाया। रेडियो डायरेक्शन फाइंडर्स ने दुश्मन के शॉर्ट मैसेजेस पकड़े और उनमें एक पैटर्न ढूंढ निकाला। कोड पापा का मतलब था कराची और अरेबियन सी, माइक का मतलब था मद्रास, और सबसे अहम था पोर्ट एक्स-रे, जो अंडमान की एक बिल्कुल गुप्त और अलग थलग लोकेशन थी। इन्हीं कोड्स और फ्रीक्वेंसीज को ट्रैक करके सबमरीन का अगला रास्ता समझा जा रहा था। ये डिसेप्शन ट्रैप 4 हिस्सों में बटा हुआ था। पहला कदम, वल्नरेबल INS विक्रांत को चुपचाप पोर्ट एक्स-रे भेज दिया गया। दूसरा, जानबूझकर ऐसे फेक रेडियो सिग्नल जनरेट किए गए जिन्हें दुश्मन आसानी से डिकोड कर लें, ताकि उन्हें लगे विक्रांत विशाखापट्टनम में ही है। तीसरा और सबसे बढ़िया कदम,
विशाखापट्टनम पोर्ट के आसपास अचानक से भारी मात्रा में सब्जियां ऑर्डर की गईं ताकि एक इल्यूजन बने कि पोर्ट पर सच में एक बड़ा जहाज आने वाला है। और चौथा और सबसे खतरनाक कदम, पुराने हो चुके आईएनएस राजपूत को डिकॉय बनाकर भेजा गया। उसके सिग्नल्स फुल वॉल्यूम पर थे ताकि रडार पर वो दुश्मन को बिल्कुल विक्रांत जैसा ही दिखे। 25 नवंबर 1971 की रात को एक मैसेज इंटरसेप्ट होता है, ऑक्यूपाई जोन विक्ट्री विद फुल डिस्पैच, इंटेलिजेंस इंडिकेट्स कैरियर इन पोर्ट। ये वो एग्जैक्ट पल था जब ये ट्रैप 100% काम कर गया। इस झूठी खबर को सच मानकर पीएनएस गाजी ने मद्रास का रास्ता छोड़ा और कंप्लीट रेडियो साइलेंस मेंटेन करते हुए हेविली फोर्टिफाइड विशाखापट्टनम की तरफ निकल पड़ा, ये मानते हुए कि विक्रांत अभी वहीं हैं। 5वां भाग, पीएनएस गाजी का अंत। अब समय आ गया था इस कहानी के सबसे एक्सट्रीम और क्लॉस्ट्रोफोबिक क्लाइमैक्स का, जो विशाखापट्टनम हार्बर के अंधेरे पानी में घटित हुआ। टाइमलाइन को ध्यान से समझिए। 25 नवंबर को सबमरीन रेडियो साइलेंस में चली गई। 28 नवंबर को वहां एक जहाज आता दिखा, जिसे देखकर सबमरीन ने तेजी से एक क्रैश डाइव लगाई। उनको लगा शायद विक्रांत आ गया है, पर दरअसल वो आईएनएस मगर था। इस क्रैश डाइव में 2400 टन की भारी सबमरीन डिसबैलेंस होकर समुद्र के फर्श यानी सी बेड से टकराकर फंस गई। उसके टॉर्पीडो ट्यूब्स अपनी जगह से हिल गए और आखिरकार 3 दिसंबर को डिकॉय बनकर घूम रहे आईएनएस राजपूत ने वापस आते समय वहां सोनार वाइब्रेशंस डिटेक्ट की। बिना एक भी सेकंड गवाए कैप्टन इंदर सिंह ने 2 भारी डेप्थ चार्जेस फायर किए। एक प्रचंड धमाका हुआ और सबमरीन का अंत हो गया। धमाके के बाद जो तस्वीर निकल कर आई, उसके पुख्ता सबूत इन रैकेज कोऑर्डिनेट से मिलते हैं। 17 डिग्रीज 40.8 मिनट्स नॉर्थ और 83 डिग्रीज 21 मिनट्स ईस्ट। जब बाद में आईएनएस अक्षय के डाइवर्स पानी के नीचे गए तो उन्होंने रैकेज को कंप्लीटली कंफर्म किया। और सबसे हैरानअंगेज बात बताऊं, सबमरीन के अंदर मिले लॉग्स और घड़ियां ठीक 12:15 पर रुकी हुई थी। एग्जैक्ट वही समय जब वो भयानक धमाका हुआ था। 6ठा भाग, ऐतिहासिक सरेंडर। गाजी के तबाह होने के तुरंत बाद इस पूरे शतरंज के खेल का डायरेक्ट स्ट्रेटेजिक नतीजा सामने आया। जैसे ही सबमरीन का खतरा पूरी तरह न्यूट्रलाइज हुआ, पोर्ट एक्सरे में सुरक्षित छुपा आईएनएस विक्रांत आकर खुले समुद्र में खड़ा हो गया। बिना किसी रोक टोक के विक्रांत ने ईस्ट पाकिस्तान पर एक टोटल नेवल ब्लॉकेड लगा दिया। यहां से कोई भी नई सप्लाई अंदर आना बिल्कुल असंभव हो गया था। और हकीकत में यही वो आखिरी प्रहार था जिसने युद्ध को पूरी तरह बंद कर दिया और एक विशाल आत्मसमर्पण को मजबूर कर दिया। तो इस पूरे घटनाक्रम और विश्लेषण को समाप्त करते हुए एक सवाल दिमाग में जरूर घूमता है, युद्ध के मैदान में क्या जीत हमेशा सिर्फ बेहतर हथियारों से तय होती है या फिर दुश्मन को धोखा देने की कला से? इन्फॉर्मेशन असिमेट्री और स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन किस तरह एक झटके में इतिहास को बदल सकते हैं, ये पूरी कहानी इसका सबसे जोरदार उदाहरण है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।